हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं सभी। तो देखिए बच्चों, हमारा राजस्थान बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 चल रहा है और चैप्टर नंबर 3 में हमने पिछले टॉपिक में जो है विद्युत विभव के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि विद्युत विभव क्या होता है। अब जो है हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम देखेंगे आज, जो कि है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी पेन किताब के साथ तैयार हो जाइए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए बच्चों, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि विद्युत द्विध्रुव, जो कि हमने विद्युत क्षेत्र में भी पढ़ा था, क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। इसमें एक माइनस क्यू लेते हैं, एक प्लस क्यू लेते हैं और इनके मध्य जो दूरी होती है बहुत ही छोटी होती है। और कितनी लेते हैं दूरी को? 2a, जो कि किस प्रकार से दिखाते थे हम, ये 2a है तो यहां से लेके यहां तक a होती थी और यहां से लेके यहां तक भी a होती थी। और ये जो टोटल दूरी होती थी 2a, ये अति अल्प, बहुत ही छोटी दूरी होती थी, अति अल्प दूरी होती थी। यहां तक हमने देख चुके थे, हम हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने देखा था विद्युत द्विध्रुव के बारे में। उसके बाद हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था अलग अलग जगहों पे। हमने विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था। विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर हमने विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था, जो कि हमारा आया था 2kp बटे r³। फिर हमने इसके निरक्ष पर यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था। ये तो अक्ष पर था। और निरक्ष पर भी ज्ञात किया था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निरक्ष पर, जो कि हमने ज्ञात किया था kp बटे r³। इसी प्रकार हमने किसी बिंदु पे भी ज्ञात किया था विद्युत क्षेत्र विद्युत द्विध्रुव की वजह से, जो कि kp बटे r³ √1 + 3 cos² थीटा के रूप में हमारे पास आया था। तो ये सब चीजें तो हमने बच्चों विद्युत क्षेत्र में देख ली थी। विद्युत क्षेत्र हमने ज्ञात किया था विद्युत द्विध्रुव के अलग अलग बिंदुओं पर। अब हम जो है आज विद्युत क्षेत्र की जगह विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। पहले हमने विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था, अब हम विद्युत विभव ज्ञात करेंगे और वही 3 जगहों पे ज्ञात करेंगे। सब एक बार अक्ष पे ज्ञात करना होता है हमें, एक बार निरक्ष पर ज्ञात करना होता है और एक बार किसी भी अन्य बिंदु पर ज्ञात करना होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले हम, वैसे आपकी बुक में किसी अन्य बिंदु पर दे रखा है, सब डायरेक्ट जो डेरिवेशन है वो किसी अन्य बिंदु का दिया हुआ है और उसी के आधार पे विशिष्ट स्थितियों में उसने अक्ष और निरक्ष का बता रखा है। विशिष्ट स्थितियों में पहला और दूसरा बिंदु डाल के, बट मैं आपको इसको डिटेल में यहाँ पे समझा रहा हूं, तो आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं निरक्ष की, या सॉरी अक्ष की बात कर लेता हूं मैं। अक्ष पर, तो अक्ष पर अगर मुझे ज्ञात करना है तो चित्र में दोबारा बना देता हूं, थोड़ा बड़ा बना देता हूं इसको। अगर अक्ष पर मैं ज्ञात कर रहा हूं तो मान लीजिए एक द्विध्रुव है, ये द्विध्रुव मैंने बना लिया, यहां से लेके यहां तक A, यहां से लेके यहां तक भी A, और इसकी अक्ष पर मान लीजिए यहां कहीं इस अक्ष को मैं आगे बढ़ाऊं तो इस बिंदु P पर, इस द्विध्रुव की वजह से इस बिंदु P पर मुझे क्या ज्ञात करना है? विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या V मुझे ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, अब मान लो ये जो बिंदु P है यह केंद्र से R दूरी पर स्थित है। कहां स्थित है? R दूरी पर। तो अगर अक्ष पर मैं ज्ञात कर रहा हूं तो अक्ष पर स्थित, ये इसकी अक्ष है, ये पूरी अक्ष है दोनों तरफ। इस अक्ष पर स्थित किसी कोई बिंदु लिया मैंने P, और इस P पर इसकी वजह से मुझे क्या ज्ञात करना है? विद्युत विभव। मैंने क्या किया? इसकी दूरी मान ली, इस बिंदु की, इसके केंद्र से दूरी मान ली R। ठीक है बच्चों, अब अगर मुझे ज्ञात करना है विद्युत विभव, तो आपको पता है विद्युत विभव क्या है? एक अदिश राशि है, और अदिश राशि है तो अगर कुल विभव हमें ज्ञात करना होता है तो हम अदिश योग कर देते हैं। कहने का मतलब क्या है? हम इसकी वजह से विद्युत विभव ज्ञात करेंगे, इसकी वजह से विद्युत विभव ज्ञात करेंगे और दोनों विभवों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इस बिंदु पर कुल विभव आ जाएगा। क्योंकि विभव क्या है? एक अदिश राशि है तो उसमें हम डायरेक्ट अदिश योग कर सकते हैं। इस वजह से पहले इसकी वजह से याद करेंगे, फिर इसकी वजह से याद करेंगे और फिर दोनों को जोड़ के इस पे निकाल लेंगे। मान लो ये बिंदु A है, ये बिंदु आपका B है। तो सबसे पहले मैं A पे अगर ज्ञात करूं तो देखो, सॉरी A पर नहीं, A की वजह से A पे जो आवेश स्थित है
उसकी वजह से P पर अगर मुझे विद्युत विभव ज्ञात करना है तो मैं क्या करूंगा, A की वजह से इस पर विद्युत विभव ज्ञात कर लूंगा। तो देखो A जो है उस पर आवेश कितना है, प्लस Q। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था कि किसी बिंदु आवेश की वजह से किसी अन्य बिंदु पर विभव कितना होता है, KQ/R। किसी बिंदु आवेश की वजह से अन्य किसी बिंदु पर विभव, मैंने पिछले लेक्चर में, अगर याद नहीं है तो दोबारा देखिएगा उसको, KQ/R निकलवाया था आपसे, KQ/R। तो यहां पे A की वजह से बिंदु P पर अगर मुझे याद करना है तो देखो K आ जाएगा, Q है ही, प्लस Q बटे, अब बात आती है दूरी, इसकी यहां से दूरी कितनी है, यहां से इसकी दूरी कितनी है, तो यहां से यहां तक R है, यहां से यहां तक A है, तो यहां से यहां तक कितनी होगी, R में से A को घटा दो तो यही दूरी बचेगी। तो ये दूरी कितनी है, R माइनस A है, तो मैं लिख दूंगा R माइनस A, ठीक है, KQ/R। इसी प्रकार अगर B की वजह से मुझे ज्ञात करना है, P पर B की वजह से ज्ञात करना है तो K, परंतु इस बार आवेश क्या है, ऋणात्मक, तो हम माइनस लेंगे Q का मान हम क्या लेंगे, माइनस KQ बटे, अब यहां से इसकी दूरी कितनी है, R क्या होती है, बिंदु और आवेश की मध्य दूरी, तो ये बिंदु आवेश था, बिंदु आवेश का फॉर्मूला ये होता है, तो मैंने लगा दिया। फिर ये भी बिंदु आवेश है, इसका फॉर्मूला क्या होगा वो मैं लगा रहा हूं, बट दूरी कितनी है इसकी यहां से, तो यहां से यहां तक दूरी R है और यहां से यहां तक A है, तो टोटल दूरी कितनी हो गई बच्चों, R प्लस A। तो अगर P पर मुझे कुल विभव ज्ञात करना है, P पर अगर मुझे कुल विभव ज्ञात करना है या टोटल विभव ज्ञात करना है तो क्या होगा, VA और VB, P पर A की वजह से और P पर B की वजह से जो विभव है उसका योग कर देंगे हम, ठीक है। चलिए योग करते हैं, तो KQ बटे R माइनस A प्लस, सॉरी वैसे तो योग करेंगे पर ये जो है B जो है ये माइनस में आ रहा है, तो यहां माइनस का चिन्ह आ जाएगा, माइनस KQ बटे R प्लस A। वैसे तो योग करना था पर क्योंकि KQ ये VB जो है ये काहे का है, माइनस का, इसलिए प्लस की जगह मैंने यहां क्या लगा दिया, माइनस कर, हम योग ही रहे हैं अभी भी। लैसे लेंगे, अगर लैसे लेंगे तो देखिए R माइनस A किससे गुणा होगा, R प्लस A से। अब KQ जो है R प्लस A से गुणा होगा, या ऐसा कीजिए आप, इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए हम इन दोनों में से KQ पहले कॉमन ले लेते हैं तो थोड़ा और आसान हो जाएगा, और इधर बचेगा 1/R माइनस A माइनस 1/R प्लस A। अब थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए, KQ ले से आएगा यहाँ पे R माइनस A और R प्लस A। R प्लस A को 1 से गुणा करेंगे तो R प्लस A, R माइनस A को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का R माइनस A, ठीक है। ब्रैकेट खोलते हैं, R प्लस A माइनस R प्लस A बटे R माइनस A इंटू R प्लस A हो जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस B A माइनस B, ठीक है बच्चों। तो KQ ये हम निकाल रहे हैं VA प्लस VB, ठीक है, कितना आएगा, KQ प्लस R से माइनस R कट जाएगा 2A बटे R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब आपने, जब मैंने आपको विद्युत क्षेत्र समझाया था या विद्युत क्षेत्र जब मैंने निकाला था द्विध्रुव के कारण, तो द्विध्रुव को मैंने आपको बताया था कि डाइपोल जो होता है उसे हम P द्वारा दर्शाते हैं और उसका फॉर्मूला होता है 2KQ। उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2QA। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है P का, मतलब ये जो दूरी है 2A को Q से गुणा कर दो, 2A को किससे गुणा कर दो, Q से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, विद्युत द्विध्रुव या द्विध्रुव या डाइपोल आ जाएगा आपके पास, ठीक है बच्चों। और उसे हम किसके द्वारा दर्शाते थे, P के द्वारा दर्शाते थे, ठीक है। तो देखिए यहां पे भी K तो K की जगह आ जाएगा और ये 2A Q की जगह में क्या लिख सकता हूं, P, ब्रैकेट में लिख देना, क्योंकि
2aq बराबर क्या होता है, p होता है। 2aq बराबर क्या होता है, p। इस वजह से मैंने इस 2aq की जगह क्या लिख दिया, p, यानी कि डाइपोल बटे r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आपको यह भी पता है कि ये जो दूरी होती है a बहुत छोटी होती है। हालांकि चित्र में तो मैंने इसे बड़ा दर्शाया है सिर्फ समझाने के लिए। बाकी मैंने आपको बताया था कि द्विध्रुव में, डाइपोल में जो दोनों आवेश होते हैं, एक तो विपरीत जो है प्रकृति के होते हैं, एक प्लस और एक माइनस का होता है, और साथ में उनके मध्य जो दूरी होती है 2a, वो बहुत बहुत छोटी होती है, अति अल्प, अत्यंत जो है छोटी दूरी होती है, अति अल्प दूरी होती है वो। ठीक है, तो देखा जाए तो ये जो दूरी है a, ये भी बहुत छोटी हुई। जब 2a ही बहुत छोटी है तो a तो और भी छोटी हुई, और अगर a बहुत छोटी है तो ये जो हमने r दूरी ली है ये a से काफी बड़ी होगी। ये जो हमने r दूरी ली है यह a से क्या होगी, काफी बड़ी होगी, क्योंकि a बहुत छोटी होती है। ठीक है, पर हम जो दूरी मान रहे हैं r, वो इससे काफी बड़ी होगी। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि r जो होगा वह a से काफी बड़ा होगा। ठीक है, और अगर यह a से बहुत बड़ा होगा तो a को मैं नगण्य मान सकता हूं। तो a जो है वो लगभग किस ओर अग्रसर है, 0 की ओर। ठीक है, और अगर a 0 की ओर अग्रसर है तो मैं इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकता हूं, kp बटे r स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि a क्या है, 0 है, लगभग 0 है, तो a को मैंने 0 रख दिया तो kp बटे r स्क्वायर बचा। और बच्चों ये जो kp बटे r स्क्वायर आया है यही आपका फॉर्मूला है किस पे, किसी द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है तो फॉर्मूला क्या लगाओगे बच्चों, kp बटे r स्क्वायर। जैसे आप ये भी लिख सकते हैं, k का मान आप जानते हैं 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटे r स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला आपको कहां मिलेगा, ये फॉर्मूला आपको बच्चों आपकी बुक में जो आपका ये जो टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, उसमें उसने सबसे पहले किसी अन्य बिंदु पे एक डेरिवेशन समझा रखा है पूरा। उसके बाद विशिष्ट स्थितियां दी हुई है, मैं पेज नंबर बता देता हूं आपको, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। विशिष्ट स्थितियां दी हुई है पेज नंबर 54 में, और विशिष्ट स्थितियों में जो सबसे पहली स्थिति थी, बिंदु यदि P अक्ष पर हो, तो वहां देखिए इसने जो निकाला है फॉर्मूला 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे r स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब क्या है, हालांकि मैं भी आपको उस डेरिवेशन के थ्रू ये निकलवा सकता था, उसमें कुछ भी नहीं था, बस थीटा का मान रखना था डायरेक्ट आपको, परंतु टॉपिक का मेन पर्पज और फील समझने के लिए कि भैया हम विद्युत विभव की बात कर रहे हैं, तो विद्युत विभव का मतलब क्या, कि इस बिंदु पर कुल विभव दोनों आवेशों की वजह से। तो इसे आप नोट कीजिए, उस तरीके से भी मैं बताऊंगा, लेकिन जब मैं आपको बताऊं, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कई बार हमारे पास कंसेप्शनल, अगर न्यूमेरिकल्स हमें हल करने हैं तो कंसेप्शनल या कंसेप्ट की समझ होनी चाहिए। सिर्फ हमारे पास डेरिवेशंस रटी हुई नहीं होनी चाहिए कि इसमें ऐसे ऐसे करके ये हमने कर दिया था, ये दिमाग में रटा हुआ नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है वहां पे, और वो चीज यहां से आपको पता लगेगी। ठीक है, तो इसे आप नोट कीजिए पॉज करके, फिर हम देखते हैं हमारा इसका नेक्स्ट टॉपिक, मतलब कि इसके निरक्ष पर। अब देखिए बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट है वह विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर या द्विध्रुव के निरक्ष पर। निरक्ष मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या लंबवत जो रेखा आएगी। तो देखिए वो कैसे याद करेंगे, सबसे पहले एक द्विध्रुव बना देता हूं। कैसे बनाएंगे, दो विपरीत प्रकृति के आवेश लेंगे, दोनों के मध्य की दूरी टोटल होती है 2a। कैसे होती है, बिल्कुल बीच से लेते हैं, a यहां से यहां तक और a यहां से यहां तक, ये केंद्र बिंदु होता है इसकी, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा का केंद्र बिंदु होता है। अब इसके निरक्ष पर, मतलब इस पे हम क्या डालेंगे, एक 90 डिग्री की रेखा डालेंगे। ठीक है बच्चों, 90 डिग्री की रेखा डालने के बाद फिर क्या करेंगे हम, इस बिंदु पर, ये निरक्ष है इसकी, ये निरक्ष है, इस निरक्ष पर स्थित एक बिंदु है P, और इस बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है, अब विद्युत द्विध्रुव ज्ञात करना है। तो इस बिंदु पर अगर विद्युत द्विध्रुव ज्ञात करना है तो मान लो अब ये r दूरी पर स्थित है इसके केंद्र से। जिस भी बिंदु पर हमें विद्युत द्विध्रुव ज्ञात करना होता है उसकी इसके केंद्र से दूरी क्या ले लेते हैं हम, r। यहां पे हमने P लिया था तो P की दूरी केंद्र से क्या ली थी, r। अब निरक्ष पे बिंदु ले रहे हैं तो इसकी भी दूरी क्या ले रहे हैं हम, r ले रहे हैं। पहली बात। अब देखिए बच्चों, इसको वही, ये a हो गया, ये b हो गया। अच्छा, अगर मैं बात करूं इस दूरी की,
तो ये दूरी कितनी होगी बच्चों? तो ये दूरी जो होगी ए बिंदु की पी बिंदु से दूरी कितनी होगी? अंडर रूट, क्या मैं यहां पे पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूं? ये एक 90 समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी प्रकार माइनस क्यू वाला जो आवेश है या जो बिंदु बी है उसकी पी से दूरी क्या होगी? उसकी भी वही होगी, क्योंकि ये आर है और ये ए है, ये आर है और ये ए है, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हमें क्या करना है? इस बिंदु P पर इस द्विध्रुव की वजह से क्या ज्ञात करना है? विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो वही कहानी दोहराएंगे हम, पहले A की वजह से इस पे विद्युत द्विध्रुव ज्ञात कर लेंगे, सॉरी विभव ज्ञात कर लेंगे, फिर B की वजह से इस पे विभव ज्ञात कर लेंगे और फिर A और B को जोड़ देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं A की वजह से अगर विद्युत विभव ज्ञात करूं तो देखिए A पे जो आवेश रखा है वह क्या है? प्लस Q। तो ये बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश की वजह से मैं क्या ज्ञात करूंगा? विद्युत विभव। और बिंदु आवेश की वजह से विभव ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, KQ बटे R। तो VA अगर मैं ज्ञात करूंगा तो कैसे ज्ञात करूंगा बच्चों? KQ बटे, अब बात आती है R। R क्या होती है? आवेश और बिंदु के मध्य दूरी। आवेश और बिंदु के मध्य दूरी कितनी है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी प्रकार अगर B की वजह से ज्ञात करूं तो यहां पे माइनस आवेश है तो माइनस KQ बटे दूरी अभी भी कितनी है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कुल विभव P पर कितना आ जाएगा बच्चों? VA प्लस VB, क्योंकि विद्युत विभव एक अदिश राशि है, उसे हम अदिश योग की तरह डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। जब हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते थे तो हमको सदिश लगाना पड़ता था, क्योंकि विद्युत क्षेत्र क्या है? सदिश राशि है, परंतु विद्युत विभव क्या है? अदिश राशि है, इसको हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो यहां हम डायरेक्ट इसे जोड़ रहे हैं। VA प्लस VB कितना आएगा बच्चों? VA प्लस VB आएगा, इन दोनों को ऐड करो, KQ बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और प्लस की जगह मैं माइनस लगा दूंगा क्योंकि ये माइनस का है, माइनस KQ बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब दो एक जैसी चीजें हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो उत्तर कितना आएगा? 0। मतलब ये कि किसी विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव कितना होता है? 0 होता है। कुल विभव कितना होता है? 0 होता है बच्चों। ठीक है, ये हो गई हमारी सेकंड स्थिति। और अब हम बात करेंगे थर्ड स्थिति की, जो कि आपकी किताब में डेरिवेशन के थ्रू समझा रखा है। तो अगर थर्ड स्थिति की मैं बात करूंगा तो पहले मैं आपको डायरेक्ट समझा दूंगा, उसके बाद फिर आपको उस स्थिति पे लेके जाऊंगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए, पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम थर्ड स्थिति की देखें। देखिए बच्चों, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इसमें विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अन्य बिंदु पर विभव। अब हम किसी अन्य बिंदु पर विभव ज्ञात कर रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण ही ज्ञात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं एक विद्युत द्विध्रुव बना देता हूं, -Q और +Q। ठीक है, इसके मध्य अति अल्प दूरी A और A, और पूरी दूरी आपको पता है 2A होती थी। अब मुझे क्या करना है बच्चों? किसी अन्य बिंदु पर, जो ना तो अक्ष पर स्थित है ना निरक्ष पर स्थित है, कोई अन्य बिंदु है इन दोनों के बीच में। ठीक है, जैसे यहां कोई बिंदु है P, इस पर अगर मुझे क्या ज्ञात करना है? अब विद्युत विभव ज्ञात करना है। मान लो ये जो दूरी है ये वही R लेंगे हम, क्योंकि जिस बिंदु पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है उसको हम कितनी दूरी पर ले रहे हैं? R दूरी पर ले रहे हैं। मान लो ये हमारा बिंदु A है, ये A है, इस पे आवेश Q है, ये B है, इस पे आवेश -Q है। मान लो इसकी जो है दूरी है R1 और इसकी जो दूरी है वो है मान लो R2। ठीक है, और या फिर मैं बुक के अकॉर्डिंग ले लेता हूं, ये R2 ले लेता हूं, इसे R1 मान लेता हूं। तो A की इस बिंदु से दूरी कितनी है? R1 R2, और B की इस बिंदु से दूरी कितनी है? R1। और मुझे इस पूरे द्विध्रुव के कारण इस बिंदु पर क्या ज्ञात करना है? विभव यानी कि V ज्ञात करना है। तो वही मैं क्या करूंगा? सबसे पहले A की वजह से इस पर विभव ज्ञात करूंगा, B की वजह से इस पर विभव ज्ञात करूंगा और दोनों को जोड़ दूंगा। चलिए A की वजह से याद करते हैं।
वी ए, अब ए पे आवेश कितना है, क्यू, बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश की वजह से विभव कितना होता है, के क्यू बटे आर, तो के क्यू बटे आर। अब आर कितना है बच्चों, यहाँ पे R2, इसकी इससे दूरी कितनी मानी है मैंने, R2। अच्छा, ये सब जो लिखने का है ये आप बुक से देख के लिख सकते हैं कि माना एक द्विध्रुव है, उस पे दो विपरीत प्रकृति के आवेश हैं ए व बिंदु बी पर, ठीक है। उस द्विध्रुव के केंद्र से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P लिया, माना ए की इससे दूरी R2 है, बी की इससे दूरी R1 है, ये सब चीजें आप लिख सकते हैं। फिर VA लिया मैंने, KQ बटे R2 हो गया। अब B की वजह से याद करूंगा तो कितना आएगा बच्चों, KQ और माइनस का, क्योंकि यहां मैंने माइनस लिया है, तो माइनस KQ बटे R1, और कुल विभव कितना आ जाएगा फिर मेरा, VA प्लस VB कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, KQ बटे R2 माइनस KQ बटे R1। KQ अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, यहां पे KQ कॉमन लूंगा, तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, 1 बटे R2 माइनस 1 बटे R1, तो VA प्लस VB कितना आ जाएगा, KQ R1 इंटू R2, R1 माइनस R2। यहां तक बात आ गई होगी आप सभी को समझ में, ठीक है बच्चों। अब मुझे क्या करना है, एक तो ये R1 माइनस R2 और R1 बटे R2, तो मुझे बेसिकली R1 और R2 का मान ज्ञात करना है वेक्टर का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। तो देखिए, अगर बात करूं मैं इसकी, ये हमारा A है, और बच्चों ये जो दिशा होती है, ये जो हमारी दिशा होती है, ये हमारे P की भी यही दिशा होती है। P मतलब द्विध्रुव की क्या दिशा होती है, माइनस से प्लस, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट जो हमने ज्ञात किया था, ठीक है, डाइपोल मूवमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, या डाइपोल जिसे हम कहते हैं, द्विध्रुव भी कह देते हैं या द्विध्रुव आघूर्ण भी कह देते हैं, डाइपोल मूवमेंट, तो उसकी दिशा क्या होती है, माइनस से प्लस की ओर। अभी मैंने बताया था आपको कि P का, और P का फॉर्मूला क्या निकाला था हमने, 2AQ, ये क्या होता है हमारा द्विध्रुव आघूर्ण या डाइपोल मूवमेंट, और इसकी दिशा क्या होती है, माइनस से प्लस की ओर। तो देखो बच्चों, अगर इसकी बात करूं मैं, इस रेखा को मैं थोड़ा नीचे बढ़ा देता हूं यहां तक, मान लो ये जो कोण है ये थीटा है। अगर ये थीटा है तो A के दो घटक आएंगे, एक तो इस दिशा में आएगा और एक जो है इस दिशा में आएगा। तो इस दिशा में जो घटक आता है, आपको पता है थीटा के साथ कॉस आता है हमेशा, तो यह आएगा A cos थीटा। इसी प्रकार अगर ये थीटा है तो शीर्षाभिमुख कोण की वजह से ये भी थीटा हो जाएगा, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। अब इस A के एक घटक तो इस दिशा में आएगा और एक घटक इस दिशा में आएगा, ये तो आ जाएगा A sin थीटा, जैसे ये A sin थीटा, ये भी A sin थीटा, और ये जो है ये क्या आएगा, क्योंकि ये थीटा के साथ है तो थीटा के साथ क्या आता है, cos थीटा, तो ये क्या आएगा A cos थीटा। तो A के दो घटक आ गए, A विस्थापन सदिश था, A हमारा विस्थापन सदिश था, दूरी भी है और ये विस्थापन भी दर्शा रहा है, सीधी दूरी दर्शा रहा है, तो इसके दो घटक आए, A cos थीटा, A sin थीटा, पर हमें sin थीटा वाले से मतलब नहीं है। इसी प्रकार जब ये थीटा है तो इधर A cos थीटा आएगा, क्योंकि थीटा के साथ जो लगता हुआ आता है उसका वो हमेशा हम किस में लेते हैं, cos में, और जो दूसरा बचता है वो किस में आता है, sin में। तो ये आ जाएगा हमारे पास A cos थीटा, इधर वाला A sin थीटा आएगा, बट उससे अभी हमें मतलब नहीं है, ठीक है बच्चों। अब देखो, मान लो ये बिंदु है O, जहां पे ये काट रहा है एक दूसरे को, ये मैंने P ले ही लिया था, ये O है मेरा, और इसको मैं मान लेता हूं C, ठीक है बच्चों, इसे मैंने क्या मान लिया, C। अगर आप इसमें, मैं एक काम करता हूं, थोड़ा चित्र बड़ा बना देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम ना हो, चित्र में इसका थोड़ा बड़ा बना देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में कोई समस्या ना आए, क्योंकि अगर चित्र क्लियर नहीं होगा तो फिर दिक्कत है। ये हेडिंग में मिटा रहा हूं यहां से, देखिए पहले मैं द्विध्रुव बना रहा हूं, -q + q, दोनों के मध्य दूरी
ए ए, यहां हमने एक बिंदु लिया P, P की इससे दूरी R, ये दूरी कितनी ली थी हमने, P को थोड़ा सा आगे और बढ़ा देता हूं, ये दूरी क्या मानी थी R2, ये दूरी क्या मानी है R1, ये प्लस Q। ठीक है बच्चों, फिर मैंने बताया कि ये जो A है ये जो A है इसके दो घटक होंगे, एक इस दिशा में एक इस दिशा में। इस कोण को मैंने थीटा मान लिया और इसको लाइन को आगे बढ़ाया तो ये भी थीटा हो गया शीर्षामित कोण की वजह से। अब ये A है और इधर भी A है, इस लाइन को मैंने आगे बढ़ाया तो ये थीटा तो ये भी थीटा। तो इस A के दो घटक आएंगे, एक तो इस दिशा में और एक इस दिशा में। थीटा के साथ वाला होता है कॉस और जो दूसरा बचता है वो होता है साइन। इसी प्रकार ये A है तो इसका भी दो घटक आएंगे, एक इस दिशा में एक इस दिशा में। एक तो उसी के संगत आता है या उसी के सापेक्ष आता है और एक उसके लंबवत लेते हैं हम। ठीक है, तो ये आ जाएगा A cos थीटा और ये आ जाएगा A sin थीटा। ठीक है, तो अब मुझे क्या है, साइन वालों से मतलब नहीं है क्योंकि मेरे पास जो दूरियां हैं वो ये है। ठीक है, तो मैं कॉस वालों से मतलब रखूंगा। तो एक तरह से मैं कह सकता हूं कि अगर यहां तक के घटक की मैं बात करूं, यहां तक मान लो मैंने इसको घटक को लिया तो ये हो गया A cos थीटा, ये भी हो गया A cos थीटा। ये बिंदु मैंने मान लिया O, इसको मान लो D, इसको मान लो C। बात आ गई समझ में? ठीक है, ये इसका घटक आ गया, ये इसका आ गया। उसके बाद ये जो VA और B का जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, ठीक है, वो तो हमने ये निकाल ही लिया था। बात आ गई समझ में? अब देखिए VA प्लस VB आ गया। अब मुझे चाहिए R1 और R2 का मान। तो देखो बच्चों, जो हमारा ये जो A दूरी है ये बहुत छोटी है, बहुत छोटी। देखो एक तो ये है और एक ये है और इन दोनों के बीच दूरी है A। ये है R2 और ये है R। यहां से इस R में यहां से यहां तक है A cos थीटा, जिसे मैं कह सकता हूं कि ये O है तो ये D है। ठीक है, तो ये दूरी बहुत छोटी है, ये दूरी बहुत ही छोटी है। तो आप कह सकते हैं कि अगर ये दूरी बहुत छोटी है तो ये जो PD है, जो PD है वह लगभग किसके बराबर है, PA के। क्योंकि ये दूरी बहुत छोटी है। अगर मैं इसको पास में लाऊं, पास में लाऊं, पास में लाऊं तो क्या होगा, ये बिंदु लगभग इस पे आ जाएगा और ये x कुछ इस तरीके से बन जाएगा। फिर तो ये दूरी और ये दूरी, ये दूरी और ये दूरी तो लगभग क्या हो जाएगी, समान, और ये एक्स्ट्रा आ जाएगा नीचे क्योंकि ये दूरी बहुत छोटी है, बिल्कुल पास में है। अब बिल्कुल पास में है तो इसका मतलब क्या है, देखो दिखने में आपको दूर दिख रहा है लेकिन बिल्कुल पास में है, बहुत छोटा है। इसका मतलब क्या है कि इसको अगर आप यूं लाएंगे तो ये बिंदु इस पे आ जाएगा। तो ये दूरी और ये दूरी PD और PA तो समान हो जाएगी। ये P है हमारा बिंदु P, ये D बिंदु है, तो PD और PA तो समान हो जाएगी। ठीक है बच्चों, और OD एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या कह सकता हूं, यहां पे मैं यहां कहूंगा क्योंकि A जो है A अति अल्प है या क्योंकि A अति अल्प दूरी है, इस वजह से जो हमारा PD है वो लगभग, अब लगभग बराबर दिखाने के लिए बच्चों हम कुछ इस प्रकार का चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। लगभग किसके बराबर है, PA के। जो PD है वो लगभग किसके बराबर है, PA के बराबर है बच्चों। ठीक है, ये लगभग दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर PD लगभग PA के बराबर है तो मैं क्या कह सकता हूं बच्चों की R जो है, ये जो पूरी दूरी है R, इस R दूरी में क्या क्या आ रहा है, PD और OD। OD कितना है, A cos थीटा। ठीक है, PD किसके बराबर है, PA के। PD किसके बराबर है, PA के। तो R जो है R क्या कह सकता हूं मैं, PD प्लस OD। हमारा जो ये पूरा R दूरी थी जो मैंने मानी थी, R दूरी वो यहां से लेके यहां तक थी। तो ये जो पूरी R दूरी है इसमें दो चीजें आ रही है, PD और OD।
तो पीडी प्लस ओडी के योग के द्वारा दर्शा दिया इसको मैंने। तो मैं कह सकता हूं कि आर जो है वो, अब पीडी की जगह मैं एपी भी कह सकता हूं या पी ए भी कह सकता हूं, क्योंकि पीडी लगभग किसके बराबर बताया मैंने, पी ए के। तो पी ए प्लस ओडी क्या है, ए कॉस थीटा। या और क्या कह सकता हूं मैं कि आर किसके बराबर आएगा, पी ए क्या था हमारा बच्चों, R2, तो R2 प्लस ए कॉस थीटा। बात आ गई समझ में आपको। R2 कितना आ जाएगा, R कितना आ गया, R2 प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, इसे मैं यहां से इरेज कर देता हूं क्योंकि ये एक्स्ट्रा था। अब देखिए यहां से अगर मैं R2 का मान निकालता हूं तो कितना आएगा, R माइनस ए कॉस थीटा। अच्छा, R2 का मान क्यों निकाला है मैंने, क्योंकि आपको पता है मुझे R1 और R2 के मान चाहिए यहां, ताकि मैं इस फॉर्मूले में डाल के P पर कुल विभव ज्ञात कर सकूं। तो मुझे R1 और R2 का मान चाहिए था। तो R2 का मान तो बच्चों मुझे मिल चुका है R के रूप में। चलिए अब R1 का मान ज्ञात करते हैं। अब देखिए बच्चों, R1 क्या है, PB, और PB जो है बच्चों वो लगभग किसके बराबर है, तो जो PB होगा, अगर मैं इस PB को, क्योंकि ये दूरी बहुत छोटी है, A जो है बहुत ही छोटी दूरी है, अत्यल्प दूरी है, इस वजह से अगर मैं इसको पास लेके आऊं तो ये B जो है वो किस पे आ जाएगा, C पे। इसका मतलब PB किसके बराबर है, PC के। PB किसके बराबर है बच्चों, PC के। बात आ रही है समझ में आपको। PB किसके बराबर है, PC के बराबर है। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं बच्चों कि PB जो है वो लगभग किसके बराबर है, PC के। और अगर PB लगभग PC के बराबर है तो PB का मान कितना है, R1, और वो किसके बराबर आ जाएगा, PC के। अब PC में क्या क्या आ रहा है, PC में आ रहा है PO प्लस CO या OC। तो R1 का मान क्या आ जाएगा, PO कितना है बच्चों हमारा, R। PO हमने क्या मानी थी शुरू में दूरी, R प्लस OC कितना है बच्चों हमारा, A cos थीटा। तो हमारे पास R1 का मान भी आ गया, क्या आ गया, R प्लस A cos थीटा। इन मानों को आप इसमें रख दो। ठीक है, तो इसको नाम दे देना समीकरण नंबर 1। जो आपने R2 का मान निकाला है उसे नाम दे देना 2, और R1 वाले को दे देना 3। बात आई समझ में। क्योंकि PB को अगर मैं इसके पास लाऊंगा तो ये लगभग C पे आ जाएगा, क्योंकि ये दूरी बहुत छोटी है, बिल्कुल पास में। अब जब दो लाइनें बहुत पास में है, ठीक है, तो उनको अगर आप लाएंगे तो ये बिंदु लगभग इस पे आ जाएगा, C पे। इसका मतलब PB किसके बराबर आएगी, PC के बराबर आएगी। और अगर PB लगभग PC के बराबर है तो PC का मान कितना है, PB का मान कितना है, R1 बराबर PC में क्या क्या आ रहा है, PO आ रहा है और CO आ रहा है, PO और OC आ रहा है। तो R1 बराबर PO का मान तो कितना है, R, और CO का मान कितना निकाला आपने, A cos थीटा। चलिए, तो 2 व 3 से अपन R1 में R2 का मान किस में रख देंगे, 1 में। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 1, 2 व 3 से VA प्लस VB बराबर KQ ब्रैकेट R1 माइनस R2। अब R1 कितना निकाला अपन ने, R प्लस A cos थीटा, माइनस R2 कितना निकाला हमने, R माइनस A cos थीटा। बात आ गई समझ में। KQ R1 का मान तो कितना निकाला, R प्लस A cos थीटा, माइनस R2 का मान कितना निकाला, R माइनस A cos थीटा। थोड़ी जगह कम है तो थोड़ा कंजस्टेड हो रहा है, लेकिन आप अगर यहां ध्यान रखते हैं तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब R1 इंटू R2 मतलब R माइनस A cos थीटा को, R1 मतलब R प्लस A cos थीटा को
R2 मतलब R माइनस ए कॉस थीटा से गुणा करना है। ठीक है बच्चों, अब बाकी का जो मैं है यहां कर रहा हूं एक्सप्रेशन, क्योंकि वहां जगह कम बची है और नीचे इतनी जगह है नहीं। तो VA प्लस VB कितना आएगा, KQ। चलिए इसको हल करते हैं, मैं डायरेक्ट हल कर रहा हूं। देखो ये R बाहर आके माइनस का हो जाएगा और माइनस का R प्लस के R से कट जाएगा, और ये माइनस का a cos थीटा बाहर आके प्लस का हो जाएगा, और a cos थीटा क्या बन जाएगा, 2a cos थीटा। ठीक है, बटे यहां फॉर्मूला आएगा a प्लस बी, a माइनस बी का, तो यह आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, चलिए अब VA प्लस VB की मैं बात करूं तो देखो बच्चों यहां पे 2AQ क्या हो जाएगा हमारा, 2AQ डायपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। तो 2AQ की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, P, तो ये हो जाएगा KP cos थीटा। इसका कारण लिख देना आप, क्योंकि 2AQ किसके बराबर होता है, P के बराबर होता है। तो KP cos थीटा, 2AQ की जगह क्या लिख दिया मैंने, P, बटे अब R जो है R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos थीटा आ रहा है बच्चों। यहाँ पे एक बार के लिए मैं इसको ये लिख देता हूँ, R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए जो मैंने पहले बताया था, ये R इस a से बहुत बड़ा है, क्योंकि ये a बहुत छोटा होता है। ये विद्युत द्विध्रुव में हम लेके मान के चलते हैं कि ये a बहुत छोटा है, परंतु ये R इससे बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे ऐसा कीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए, यहां तक आप इसे नोट कर लीजिए एक बार, फिर इसको मैं इरेज करके पॉज करके फिर आगे समझाता हूं। इसे नोट कर लीजिए आप लोग। तो देखिए बच्चों, ये जो R है यह इससे बहुत छोटा है, नोट कर लिया होगा आप सबने, ये मैंने इधर का हिस्सा इरेज कर दिया है। ये R जो है इस A से बहुत बड़ा है, तो मैं कह सकता हूं यहां ये इसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, R जो है वो बहुत बड़ा है A से, तो इस A को मैं क्या मान सकता हूं, ये किस और अग्रसर है, 0 की ओर, जो अभी हमने किया था। तो यहां से VA प्लस VB कितना आ जाएगा, KP cos थीटा बटे R स्क्वायर, ये A 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, VA प्लस VB बराबर कितना आ गया, KP cos थीटा बड़े सॉरी K का मान मैं क्या लिख दूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P cos थीटा बटे R स्क्वायर। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया। किसी अन्य बिंदु पर अगर अब हमें क्या ज्ञात करना है, किसी द्विध्रुव के कारण किसी अन्य बिंदु पर अगर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है, तो उसका ये फॉर्मूला आ चुका है हमारे पास। ये फॉर्मूला है, इसे आपको लर्न करना है, रटना है इसको, और समझ आया कैसे ये मैंने आपको समझाया इसमें। ठीक है बच्चों, अब जो हमने इससे पहले की दो स्थितियां पढ़ी थी कि अगर वो अक्ष पे ही स्थित हो, देखो अगर अक्ष पे ही बिंदु ये P अगर यहीं स्थित होता तो इस P में और अक्ष में थीटा का मान कितना हो जाता, 0 हो जाता बच्चों। और अगर थीटा का मान 0 हो जाता, कि अगर द्विध्रुव भी यहीं पे और P भी यहीं पे, तो थीटा तो बचा ही नहीं, पहले यहां था तो 0 हो गया था, सॉरी पहले यहां था तो थीटा था, अब यहां आ गया तो दोनों एक दूसरे के समांतर हो गई रेखाएं। तो थीटा का मान 0 और cos 0 का मान क्या होता है, 1। तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, KP बटे R स्क्वायर, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, अक्ष पर KP बटे R स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा का मान 0 रखते ही ये KP बटे R स्क्वायर हो जाएगा, थीटा का मान 0 रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे R स्क्वायर। और जो दूसरी स्थिति बताई थी निरक्ष पर, तो निरक्ष में क्या होगा, निरक्ष ये है, निरक्ष ये है। तो अब थीटा का मान कितना लिया था हमने, 90, और cos 90 क्या होता है, 0, और जैसे ये 0 हुआ ये पूरा ही क्या हो जाएगा, 0। और इस वजह से निरक्ष पर जो विभव का मान आया था वह कितना आया था, 0। निरक्ष पर विभव का मान कितना आया था, 0 आया था। बात आ गई समझ में आप सबके, इसीलिए निरक्ष पर विभव का मान 0 आया था। तो उसने विशिष्ट स्थितियां बना दी ये डेरिवेशन निकाल के, लेकिन मैंने उसको समझाना जरूरी समझा क्योंकि कंसेप्ट उसी से क्लियर होता है। ठीक है, अब हमने ये जो इतना बड़ा डेरिवेशन देखा, पहले तो आप इस पार्ट को भी नोट कर लीजिए, पॉज करके वीडियो को एक बार इस पार्ट को नोट कर लीजिए पॉज करके। अब हमने जो ये इतना बड़ा जो डेरिवेशन देखा, इसको हम बहुत छोटे रूप में भी लिख सकते थे, ठीक है, परंतु
किताब में अगर हमें बड़े डेरिवेशन के रूप में दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है, तो किताब वाला जब एग्जाम में अगर क्वेश्चन देता है तो वो चाहता भी यही है कि आप किताब के जैसा ही लिखें, या थोड़ा सा अंतर चल जाएगा लेकिन बिल्कुल अलग स्थिति नहीं हो सकती, ठीक है। क्योंकि हो सकता है वो इसे जो है ज़्यादा बड़े अंकों का नंबर में दे दे और मैं जो आपको चीज़ बताऊं वो बहुत छोटी सी है, तो वो इतने नंबर दे नहीं पाएगा फिर आप, ठीक है। तो इसे आप नोट कीजिए। फिर इसका छोटा तरीका अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं बताता हूं, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। इसी डेरिवेशन को अगर हम दूसरे तरीके से समझना चाहें तो बहुत सिंपल कंसेप्ट के आधार पर भी हम इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए एक द्विध्रुव है -q + q, और इसके बीच में वही एक केंद्र बिंदु है ए, यहां कोई बिंदु स्थित है P, r दूरी पर स्थित है और ये कोण है थीटा, तो हम कह देंगे इस P का r, थीटा निर्देशांक मान लेंगे हम। अब देखो अगर मैं इसे द्विध्रुव आघूर्ण के संदर्भ में देखूं तो किस प्रकार से हल कर सकता हूं। तो देखो मैंने आपको बताया था द्विध्रुव आघूर्ण जो है जिसे P के द्वारा दर्शाते हैं, उसकी दिशा -q से +q की ओर होती है। तो -q से +q की ओर द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ये होगी P, ठीक है। अब इस P के या इस द्विध्रुव आघूर्ण के भी दो घटक हो जाएंगे। एक तो इस दिशा के सापेक्ष क्या आएगा, P cos थीटा, क्योंकि थीटा इस साइड है, और एक इधर आएगा P sin थीटा। उधर P cos थीटा, इधर P sin थीटा, P cos थीटा, P sin थीटा, ठीक है बच्चों। अब इस बिंदु P की बात करूं मैं, इस बिंदु P की बात करूं तो ये बिंदु P जो है इसके तो अक्ष पर स्थित है, इस अक्ष पर स्थित है, इस अक्ष पर स्थित है। तो अक्ष के लिए अभी हमने क्या फॉर्मूला याद किया था, अक्ष के लिए हमने फॉर्मूला याद किया था KP/r², और इधर P का घटक क्या है, P cos थीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा KP cos θ/r²। और अगर इसकी बात करूं इस वाले घटक में, तो इस वाले घटक में P जो है वह उसके निरक्ष पर स्थित है, क्योंकि इसके ये लंबवत है, तो P जो है इसके निरक्ष पर स्थित है, और निरक्ष पर कितना होता है 0। तो कुल मिला के क्या आएगा KP cos θ/r² ये आएगा, और K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos θ/r²। तो इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि भाई इसकी बात करूं तो P इस पे खुद पे स्थित है, मतलब अक्ष पे स्थित है, और अक्ष पे जो P है इसकी अक्ष पे स्थित है, तो अक्ष पे जो फॉर्मूला था वो था KP cos θ/r², और इसमें P का घटक क्या था, इस वाले पे P cos थीटा, तो P की जगह मैंने KP/r² था, तो P की जगह मैंने लिख दिया KP cos थीटा, क्योंकि जहां हम निकाल रहे हैं उसमें P का घटक लेंगे हम, P नहीं लेंगे। P के अब दो घटक हो चुके हैं, P अब दो भागों में बट चुका है, एक P cos थीटा और एक P sin थीटा। तो P cos थीटा के लिए तो जो विद्युत विभव का फॉर्मूला हमने निकाला था VA + VB जो हमने निकाला था, या कुल विद्युत विभव जो निकाला था V टोटल निकाला था, वो कितना आएगा KP/r², और इधर P cos थीटा लेंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस अक्ष की। और अगर इसकी बात करूं तो इस पे ये लंबवत है, तो P जो है वो इसके निरक्ष पर स्थित है, और निरक्ष पे विभव कितना होता है 0, दोनों को जोड़ोगे तो यही आएगा। तो ये डायरेक्ट बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला आ गया हमारे पास, बट उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि अक्ष पर और निरक्ष पर विद्युत विभव कितना होता है। और जो इससे पहले मैंने डेरिवेशन किया उसमें मुझे अक्ष निरक्ष से कोई मतलब नहीं है, मैं डायरेक्ट किसी भी बिंदु के लिए ज्ञात कर सकता हूं। बात आ गई समझ में आप सभी को। तो ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अगर आप चाहें तो इसे भी नोट कर सकते हैं, फिर देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक। देखिए बच्चों, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो नाम से ही पता लग रहा है समविभव मतलब कि समान विभव वाला पृष्ठ। समविभव पृष्ठ मतलब समान विभव वाला पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, बट थ्योरिटी में जो इसकी थ्योरी है उसमें जो बातें समझने की है, इसके जो गुणधर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समविभव पृष्ठ यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ऐसा ये है कि एक ऐसा पृष्ठ
जिसके प्रत्येक बिंदु पर, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो इसकी परिभाषा लिख देता हूं मैं। किसी विद्युत क्षेत्र में, ध्यान रखना विद्युत क्षेत्र का मौजूद होना आवश्यक है। किसी विद्युत क्षेत्र में, ध्यान रखने वाली बात यह है यहां पे कि विद्युत क्षेत्र का होना आवश्यक है। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ही हम किसी पृष्ठ को समविभव कह सकते हैं। ठीक है, विद्युत पृष्ठ का होना, विद्युत क्षेत्र का होना बहुत आवश्यक है। तो किसी विद्युत क्षेत्र में वह पृष्ठ जिस पर स्थित समस्त बिंदुओं का विभव जिस पर स्थित समस्त बिंदुओं का विभव समान हो, क्या कहलाता है बच्चों? समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो देखिए बच्चों, समविभव पृष्ठ जो है, इसमें हम बात कर रहे हैं पृष्ठ की सरफेस की। हालांकि टॉपिक का जो नाम है उसमें पृष्ठ आ रहा है, तो मतलब ये सिर्फ सरफेस की बात कर रहा है। बोले सर सरफेस से क्या मतलब है, पृष्ठ से क्या मतलब है? पृष्ठ मतलब सिर्फ चारों तरफ का, और अगर हम अंदर का भी शामिल कर ले तो आयतन भी आ जाता है उसमें। तो समविभव पृष्ठ के साथ साथ समविभव आयतन भी होता है, समान विभव वाला आयतन भी होता है। बट हमारे कोर्स में फिलहाल हमें समविभव पृष्ठ के बारे में ही जानकारी दी गई है, आयतन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। आयतन के बारे में जानकारी हम लेंगे, कोर्स का तो नहीं कहूंगा, अभी इस टॉपिक की बात कर रहा हूं मैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आयतन के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। ठीक है बच्चों, तो समविभव पृष्ठ मतलब ऐसा पृष्ठ जिसपे सभी जगह विभव समान हो, वो क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ। किसी विद्युत क्षेत्र में वह पृष्ठ जिस पर स्थित समस्त बिंदुओं का विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है बच्चों, मान लो कोई बॉल लिया आपने, गोलाकार बॉल ली, अंदर से खोखली है, उसका जो बाहर का पृष्ठ है उस पे प्रत्येक बिंदु पे कोई भी बिंदु ले लो, उस बिंदु पर अगर विभव समान है, मान लो 50 वोल्ट का है, 50 वोल्ट का है, तो प्रत्येक बिंदु पर अगर 50 वोल्ट का कोई भी बिंदु लोगे और प्रत्येक बिंदु पर विभव 50 वोल्ट आ गया, तो इसका मतलब वह बॉल का जो बाहर का हिस्सा है या खोखले गोले का जो बाहर का हिस्सा है, जो पृष्ठ है, वह कैसा पृष्ठ कहलाएगा? समविभव पृष्ठ कहलाएगा। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र का होना तो आवश्यक है ही। अगर विद्युत क्षेत्र ही नहीं होगा, अगर विद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो विद्युत बल नहीं होगा, और अगर विद्युत बल नहीं होगा तो फिर आपको कार्य नहीं करना पड़ेगा आवेश को इधर उधर ले जाने के लिए, और अगर कार्य नहीं करना पड़ेगा तो विभव नहीं होगा। तो विभव है तो विद्युत क्षेत्र तो होगा, ये तो बात है, इसीलिए किसी विद्युत क्षेत्र की बात हमने यहाँ पे की है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो किसी विद्युत क्षेत्र में वह पृष्ठ जिस पर स्थित समस्त बिंदुओं का विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बॉल है, गोलाकार बॉल है, तो उसका जो चारों तरफ का ये जो पृष्ठ होगा, ठीक है, किसी बॉल के चारों ओर जो पृष्ठ है उस पे प्रत्येक बिंदु पर अगर विभव समान है तो वह क्या कहलाएगा? समविभव पृष्ठ कहलाएगा। या ये बोर्ड है, ये बोर्ड मान लीजिए, इस बोर्ड की जो बाहर की सतह है, अब मोटाई को भूल जाइए एक बार के लिए, मोटाई को भूल जाइए, सिर्फ लंबाई चौड़ाई की बात कर रहा हूँ, सिर्फ प्लेन की बात कर रहा हूँ, सरफेस की बात कर रहा हूँ मैं, अंदर की मोटाई को भूल जाइए, आयतन को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। तो बाहर की इस पृष्ठ पर कोई भी बिंदु, ये बिंदु लूं या ये बिंदु लूं या ये बिंदु लूं या ये बिंदु लूं, कोई भी बिंदु लूं, सभी जगह मान लो 40 वोल्ट का विभव है। कोई भी बिंदु ले लो, इस पे परिमित रूप से अनेक बिंदु हैं, तो कोई भी बिंदु ले लो और अगर उस पे जो विभव है वह 40 वोल्ट आता है तो यह क्या कहलाएगा? समविभव पृष्ठ कहलाएगा। प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा? समान। और अगर बच्चों प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा
तो समविभव पृष्ठ में विभव अंतर कितना होगा? विभव अंतर क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच में विभव का जो अंतर होता है। तो यहाँ तो प्रत्येक बिंदु पे विभव समान है, तो इसमें जो विभव अंतर होगा वो हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। तो क्या कह सकते हैं हम कि समविभव पृष्ठ पर विभव अंतर हमेशा क्या होता है? 0। और विभव क्या होता है? प्रत्येक बिंदु पर समान, परंतु विभव अंतर क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो समविभव पृष्ठ की हमने 2 चीजें पढ़ ली। हालांकि इन सभी चीजों को अभी हम गुणधर्म के रूप में पॉइंट वाइज लिखेंगे, पर मेन परिभाषा थी। अब परिभाषा के बाद बच्चों जो हम नेक्स्ट चीज देखेंगे, जो हम इसमें समविभव पृष्ठ में जो टॉपिक देखेंगे, अगर मान लो किसी बिंदु आवेश की बात करूं मैं, बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ कैसा होता है? बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ। तो बच्चों एक बात आप ध्यान रखिए, एक इंपॉर्टेंट लाइन में यहां लिखवा रहा हूं आपको, वो बात हमेशा ध्यान रखिए आप कि जो विभव होता है, जो हमारा विभव होता है, वह विद्युत क्षेत्र की दिशा में घटता है। हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में जो है वो घटता है। इस लाइन को लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हमारे अगले टॉपिक में भी काम आएगी कि विभव विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में सदैव घटता है। ठीक है, अब बात करते हैं बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ की। तो मान लो कोई प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। इस प्लस क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र की अगर मैं दिशा की बात करूं तो ये होगा, इस तरह से होगा। अब इसे आप डीवी में मत मानिए, एक प्लस क्यू आवेश मान लीजिए यहाँ पे एक स्पेस में रखा हुआ है, ये प्लस क्यू आवेश है, तो इसके चारों ओर ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ, ठीक है, सब तरफ, सिर्फ द्विविमीय नहीं, लंबाई चौड़ाई में नहीं, सब तरफ, आगे पीछे, मतलब त्रिविमीय मान सकते हैं आप। ठीक है, तो प्लस क्यू के चारों ओर इस तरीके से क्या निकलेगा? विद्युत क्षेत्र निकलेगा बाहर की ओर, क्योंकि आपको पता है प्लस आवेश में विद्युत क्षेत्र किस ओर होता है? बाहर की ओर जाता है, रेडियली आउटवर्ड होता है, त्रिज्यात्मक रूप से बाहर की ओर आता है। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं इस विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु लूं, कोई एक बिंदु लिया, फिर एक और लिया, फिर एक और लिया, एक और लिया, एक और लिया, इस तरह से अनेक बिंदु ले लिए मैंने, तो इस प्लस क्यू आवेश की वजह से मैंने मान लो आर दूरी पर कोई बिंदु लिया, आर दूरी पर कोई बिंदु लिया, तो इस बिंदु पर मैंने विभव नापा 40 वोल्ट, फिर मैंने इस उतनी ही आर दूरी पर एक और लिया 40 वोल्ट, आर दूरी पर 40 वोल्ट, आर दूरी पर 40 वोल्ट, 40 40 40 40 40 इस तरीके से। तो जो आकृति हमें मिलेगी, वो कुछ इस प्रकार होगी। पर ये बोर्ड पे बना रहा हूं तो ये तो द्विविमीय आकृति, तो आप कहोगे कि वृत्त होगा क्या? कि बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ वृत्त होगा क्या? नहीं, वृत्त नहीं होगा। इसको ध्यान रखो, इसको भूल जाओ, इसको ध्यान रखो, ये चारों तरफ हो रही है ये चीज इस तरह से, ऊपर नीचे दाएं बाएं तिरछा सब जगह पर, एक निश्चित दूरी पर, आर दूरी पर। ध्यान रखने वाली बात है, दूरी निश्चित रख रहा हूं मैं, दूरी आर ही रख रहा हूं, ये नहीं कभी कम दूरी ले ली कभी ज्यादा, नहीं, सिर्फ आर दूरी पर जितने भी बिंदु आएंगे, इस बिंदु आवेश से आर दूरी पर जितने भी बिंदु आएंगे वो सब क्या होंगे? वो सब किस में आएंगे? उसके समविभव पृष्ठ में आएंगे। क्योंकि सभी बिंदुओं पर, कब? जब सभी बिंदुओं पर विभव समान है, हर बिंदु पर विभव समान है। मान लो 60 वोल्ट का विभव है, तो इससे 5 मीटर की दूरी पर, 5 मीटर की दूरी पर आप जितने भी आवेश ले रहे हो, उन सब पे विभव क्या है? समान है, 60 वोल्ट का है। तो उन सब बिंदुओं को मिलाओगे जब आप, तो आपको क्या मिलेगा? एक समविभव पृष्ठ मिलेगा। क्या मिलेगा? समविभव पृष्ठ। बात आई यहां पे समझ में? किसी बिंदु आवेश के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर जितने भी बिंदु हैं उसके विद्युत क्षेत्र में, उन सभी बिंदुओं पर यदि विभव समान है, तो उन सभी बिंदुओं को जब आप मिलाओगे, तो मिलाने पर हमें जो पृष्ठ प्राप्त होगा वह क्या कहलाएगा बच्चों? समविभव पृष्ठ कहलाएगा वो। तो अब बातें आती है कि तो उस आकृति को कहेंगे क्या हम? तो वो आकृति होगी एक गोला। क्या होगी? एक गोला होगी, क्योंकि तो इसके चारों ओर ले रहा हूं मैं समान, एक निश्चित दूरी पर, आर दूरी पर, तो चारों ओर जब मैं ले रहा हूं तो गोला ही होगा। ठीक है, और गोला कैसा होगा? सिर्फ पृष्ठ पे ले रहा हूं मैं,
अंदर से मतलब नहीं है मेरे को, आयतन से मतलब नहीं है, सिर्फ पृष्ठ पर निश्चित दूरी r पर जो भी बिंदु आ रहे हैं तो वो तो पृष्ठ पे आएंगे, अंदर तो आएंगे ही नहीं। अगर अंदर आएंगे तो दूरी कम होती जाएगी, फिर केंद्र की ओर बढ़ोगे तो निश्चित दूरी पर जब आप बिंदु ले रहे हो और उन सब बिंदुओं से जो पृष्ठ बनेगा वह क्या होगा, एक गोला, और गोला भी कैसा, खोखला गोला होगा। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कभी 1 नंबर का कि बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ क्या होता है, तो बोले खोखला गोला होता है। कैसा होता है, खोखला गोला। ठीक है, इसे एक बॉल के द्वारा मैं आपको समझा देता हूं। तो जैसे मान लीजिए ये हमारी एक बॉल है, एक खोखला गोला है। इस खोखले गोले के बिल्कुल केंद्र पर, बिल्कुल बीच में, क्योंकि हमें दूरी समान लेनी है चारों तरफ, इसलिए मैं केंद्र की बात कर रहा हूं, कोई बिंदु आवेश रखा है +q। ठीक है बच्चों, अब उससे समान दूरी r पर जब मैंने बहुत सारे बिंदु लिए तो ये सारे बिंदु आए, ये बहुत सारे बिंदु आ गए, ये बहुत सभी बिंदु आ गए, और माना प्रत्येक बिंदु पर जो विभव है वो v है, और इन सब जब बिंदुओं को मिलाया तो मुझे ये पृष्ठ मिल गया तैयार होके, जो कि किस आकार का था, खोखले गोले के आकार का था। ठीक है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है ये लाइन कि बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ कैसा होता है, खोखला गोला होता है। अच्छा, इसी ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, पर बुक में जो चित्र बनाया गया है वो 2D बनाएगा, सीधी सी बात है। तो एक निश्चित दूरी पर आप जब बिंदु लेते हो, मान लो इस निश्चित दूरी पर लिया तो ये पृष्ठ निकल के आया, थोड़ी दूरी आपने बढ़ाई तो ये पृष्ठ निकल के आया, और दूरी बढ़ाई तो ये आया, और दूरी बढ़ाई केंद्र से तो ये पृष्ठ निकल के आया। ठीक है, तो इस पृष्ठ के ऊपर जितने भी बिंदु हैं सब पे विभव समान होगा। मान लो 30 वोल्ट है। फिर इस पृष्ठ के ऊपर जितने भी विभव हैं, जितने भी बिंदु हैं उन सब पे विभव समान होगा। मान लो 40 वोल्ट है। इस पृष्ठ पे जितने भी बिंदु हैं उन सब पे 50 वोल्ट है। इस पे जितने भी बिंदु हैं उन सब पे 60 वोल्ट है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि जब हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाते हैं तो विभव घटता है। विभव जो है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में सदैव घटता है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी इसमें, क्योंकि ये प्लस आवेश है, और प्लस आवेश में जो विद्युत क्षेत्र होता है वो बाहर की ओर होता है। तो जैसे 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 आप बाहर जाओगे, जैसे 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 बाहर जाओगे या बाहर की ओर जाओगे तो क्या होगा, आपका विभव घटेगा। तो इस सब आवेश के जितने नजदीक रहोगे, आवेश के जितने नजदीक रहोगे विभव उतना ज्यादा होगा। आवेश से जैसे जैसे आगे जाते जाओगे विभव जो होगा वो कम होता जाएगा, और आगे जैसे जैसे जाते जाओगे विभव और कम होता जाएगा। यहाँ जो पृष्ठ आएगा उसके सभी बिंदुओं पे विभव तो समान होगा परंतु इससे कम होगा। फिर इसके आगे जो पृष्ठ लोगे उसके सभी बिंदुओं पे विभव समान होगा, पर मान लो 10 वोल्ट ही होगा, सब बिंदुओं पे 10 वोल्ट होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं आवेश से दूर, मतलब आगे बढ़ने का मतलब है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में बढ़ते हैं। क्योंकि अगर मैं -q ले लेता हूं तो इस बार विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी बच्चों, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी। ठीक है, अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी तो अब स्थिति उल्टी हो जाएगी। अब इस दिशा में विभव घटेगा। पर आपको मैंने एक चीज और बताई थी कि प्लस आवेश है तो उसके लिए विभव भी प्लस होता है, धनात्मक आवेश के लिए विभव भी धनात्मक होता है, और ऋणात्मक आवेश के लिए विभव भी ऋणात्मक होता है। क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R, किसी बिंदु पर विभव। तो KQ/R है तो Q का मान प्लस होगा तो प्लस रखेंगे, और माइनस होगा तो माइनस रखेंगे। तो यहां पे क्या होगा, मान लो ये 40 वोल्ट है इस पृष्ठ पे, तो इस पृष्ठ पे कितना होगा, ये -40 है तो यहाँ -30 होगा, यहाँ पे -20 होगा। फिर बाहर जाओगे तो -10 ही रह जाएगा, यहाँ -20, यहाँ -30, यहाँ -40 हर पृष्ठ पे। अब इस पृष्ठ पे प्रत्येक बिंदु पे -30 रहेगा, इस पृष्ठ पे प्रत्येक बिंदु पे -20 रहेगा, इस पृष्ठ पे प्रत्येक बिंदु पे -40 होगा। अंदर जाओगे और तो -50 हो जाएगा, और अंदर जाओगे तो -60 हो जाएगा प्रत्येक, लेकिन सॉरी 50 नहीं, हाँ परंतु माइनस में है, ध्यान रखना ये संख्या है। तो ये घट रहा है विभव, -60 जो है वो -50 से छोटा होगा, -50 -40 से छोटा होगा, -40 -30 से, -30 -20 से। तो हम क्या देख रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा में जैसे जैसे जा रहे हैं तो विभव घट रहा है। ये -60 है, 60 नहीं है, -60 है, तो ये सबसे छोटा है इन सब में। ठीक है बच्चों, तो जैसे जैसे हम विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर चलते हैं विभव जो है वो क्या होता है, घटने लगता है। चाहे अगर प्लस में लेंगे तो बाहर की ओर जाने पर
विभव घटेगा, और माइनस का आवेश लेंगे तो अंदर की ओर आने पर विभव घटेगा। किस पे, किस पूरा जो कहानी है वो किस पे चल रही है, समविभव पृष्ठ में की बात कर रहे हैं हम। तो ये सब क्या है, समविभव पृष्ठ हैं जितने भी मैंने बनाए हैं। इस पूरे पृष्ठ पे जैसे मैंने वो जो बॉल ली थी, उस बॉल के अंदर मैं एक और बॉल रख दूं, एक और छोटी, एक और छोटी, एक और छोटी। अब केंद्र से सब बॉलों की दूरी देखूं तो अगर केंद्र पे प्लस का आवेश रखा है तो उसके जस्ट बाहर वाली जो बॉल होगी उस पे विभव सबसे ज्यादा होगा, फिर उससे बाहर वाली पे विभव कम होगा, उससे बाहर वाली पे विभव कम होगा। परंतु जिस भी बॉल की हम बात करेंगे उसके ऊपर पूरे पे पृष्ठ क्या होगा, समान होगा। सॉरी, विभव क्या होगा, समान। कि अगर मैंने मान लो ये केंद्र लिया और यहाँ पे प्लस की आवेश रखा, तो इसके बाहर जो मैंने बॉल ली उस पे मान लो विभव है प्लस का 50 वोल्ट, तो इसके प्रत्येक बिंदु पे विभव प्लस का 50 वोल्ट होगा। पर अब इसके बाहर वाली जब मैं बॉल लूंगा तो विभव घट जाएगा और 40 वोल्ट हो जाएगा। और अब इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव कितना होगा, 40 वोल्ट। कहने का मतलब ये प्रत्येक जो बॉल बन रही है या प्रत्येक जो खोखला गोला बन रहा है वो समविभव पृष्ठ है, ठीक है। उसके हर बिंदु पर विभव समान रहेगा। और जैसे जैसे आप बाहर जाते जाओगे, जैसे जैसे खोखला गोला बनता जाएगा बड़ा, जैसे जैसे खोखले गोले की त्रिज्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका विभव कम होता जाएगा। पर फिर भी अगर मान लो कोई बहुत दूर चले गए, आप बहुत दूर चले गए, अनंत के आसपास चले गए, और वहां किसी अगर गोले पर, खोखले गोले पर विभव 0 हो गया तो भी वो समविभव पृष्ठ कहलाएगा। क्यों? क्योंकि फिर उसके हर बिंदु पर विभव क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो विभव चाहे 0 हो या कुछ भी हो, समान होना चाहिए, तो वो समविभव पृष्ठ होगा। दूसरी बात, जैसे जैसे हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाते हैं विभव घटता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा के से विपरीत जाते हैं तो विभव बढ़ता है, ठीक है। तो इधर भी विद्युत क्षेत्र की दिशा में गए थे तो विभव जो है वह क्या हो रहा था, घट रहा था। इधर भी विद्युत क्षेत्र की दिशा में जा रहे हैं तो विभव क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये हमारा समविभव पृष्ठ है। इसे आप अपनी भाषा में चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कुछ और अन्य चीजों के या वस्तुओं के, कह सकता हूं जैसे बिंदु आवेश के लिए अगर आपसे पूछता है तो आप कह सकते हैं कि बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ एक खोखला गोला होगा, ठीक है। खोखला गोले भी कैसे, बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ क्या होगा, खोखला गोला होगा। और खोखला गोला भी कैसा, ये चित्र आपकी बुक में भी बना हुआ है। हालांकि वास्तव में जिस वैज्ञानिक ने या जिन महान वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, मैक्सवेल, उन्होंने जो चित्र दिया था वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। वो चित्र वास्तव में था, उन्होंने खुद ने अपने हाथ से उस चित्र को बनाया था। किसको दर्शाने के लिए, समविभव पृष्ठ को दर्शाने के लिए, ठीक है। लेकिन बिंदु आवेश के लिए अगर हम बात करें तो किसी बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ कैसा होगा, खोखला गोला तो होगा, पर कैसा, सकेंद्रीय। क्योंकि आपने देखा पहला गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, चौथा गोला, तो ये सभी क्या हैं, सकेंद्रीय हैं। इनकी दूरी हम इस केंद्र से ले रहे हैं। इसकी त्रिज्या मान लो 5 है तो इसकी 6 हो गई, तो इसकी 7 हो गई, ये सिर्फ उदाहरण ले रहा हूं, तो इसकी 8 हो गई। अगर इस पे 50 है तो इस पे 40 रह जाएगा, इस पे 30, इस पे 20 ही रह जाएगा, क्योंकि बाहर की ओर होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा, और विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव क्या होता है, घटता है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो सकेंद्रीय खोखला गोला होगा। तो समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, समान। उस पृष्ठ पर दो बिंदुओं के बीच में विभव का अंतर, या कह सकते हैं समविभव पृष्ठ में विभव अंतर क्या होता है, 0, क्योंकि दोनों बिंदुओं पे जब विभव समान है तो फिर उसका अंतर कैसा आएगा, 0 आएगा, ठीक है। किसी बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ कैसा होता है, बोले सकेंद्रीय खोखले गोले होता है, ठीक है। जैसे जैसे हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में बढ़ते हैं वैसे वैसे विभव क्या होता है, घटता है। अगर -q की आवेश की बात करूं, ये तो +q लिया मैंने, -q लूं तो उसके भी बाहर सकेंद्रीय गोले बनाऊंगा मैं। मान लो इसकी त्रिज्या है 5, इसकी है 6, इसकी है 7, इसकी है 8, ठीक है। तो यहां मान लो माइनस ये जो समविभव पृष्ठ है इसके प्रत्येक बिंदु पे -60 वोल्ट, -60 वोल्ट, -60 वोल्ट है। इसके प्रत्येक बिंदु पर इससे ज्यादा होगा, -50, ध्यान रखना माइनस में ले रहा हूं तो ये ज्यादा होगा। इस पे प्रत्येक बिंदु पर -40, इसके प्रत्येक बिंदु पर -30। इस प्रकार से जैसे जैसे आप विद्युत क्षेत्र की दिशा में बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका विभव जो है वो कम होता जाएगा। और क्या होता है, वो जो सकेंद्रीय खोखले गोले होते हैं और वो किसी बिंदु आवेश के कारण क्या होता है, समविभव पृष्ठ होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन या कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ जो है वह
क्या होता है, तो आपको लिखना है सकेंद्रीय खोखले गोले या सकेंद्रीय खोखला गोला, सॉरी खोखले गोले, एक से अधिक गोले बनेंगे, सकेंद्रीय खोखले गोले। ठीक है बच्चों, तो किताब में देखने पर आपको ये वृत्त लग रहे होंगे, पर ये वृत्त नहीं है, वास्तव में क्या है, ये चारों तरफ होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भी होगा और इधर भी होगा। तो वो क्या है, एक गोला है, और कैसा गोला है, खोखला गोला है। खोखला क्यों है, क्योंकि आयतन की बात हम नहीं करेंगे, सिर्फ हम पृष्ठ की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसे आप नोट कीजिए। फिर देखते हैं एक अन्य प्रकार के आवेश वितरण के लिए हमारा जो समविभव पृष्ठ होगा वो क्या होगा। अब देखिए बच्चों, हालांकि आपकी बुक में तो ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम देख लेते हैं फिर भी कि अगर मान लीजिए कोई रैखिक आवेश वितरण है, उसके लिए समविभव पृष्ठ क्या होगा। रैखिक आवेश वितरण का मतलब क्या है कि सीधी रेखा पे मान लो ये कोई छड़ है और इस पे आवेश फैला हुआ है, वो तो हमने बिंदु आवेश की बात की थी। अब आवेशों के समूह की बात करें अगर हम, तो इसके लिए क्या होगा, तो देखो इसके इधर r दूरी पर और इसके इधर r दूरी पर जो बिंदु होंगे उन पे विभव क्या होगा, समान होगा। यहां 50 वोल्ट तो यहां भी 50 वोल्ट। अब अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो आप समझ सकते हैं क्या बनेगा, ये एक बेलन बनेगा बच्चों, यहां भी और यहां भी। ठीक है बच्चों, अब जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे ये बेलन क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और इसका विभव क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि प्लस आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी। ठीक है, तो फिर अगला वाला जो आप बेलन बनाओगे वो कुछ इस तरीके का बनेगा, फिर अगले वाला बेलन जो बनाओगे वो कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, और प्रत्येक बेलन के लिए अगर मान लो इस पे 50 वोल्ट है, इसके प्रत्येक बिंदु पे, ये समविभव पृष्ठ हो गया, ये क्या है, एक बेलन है जिसके पृष्ठ पर विभव समान है, तो बेलन क्या लेंगे हम, खोखला बेलन। ठीक है, तो खोखला बेलन बनेगा, और खोखला बेलन भी कैसा, वे सभी खोखले बेलन जिनकी अक्ष समान हो। इस बेलन के लिए भी अक्षीय रहेगी, भार वाले बेलन के लिए भी अक्षीय रहेगी, उससे भार वाले बेलन के लिए भी अक्षीय रहेगी, और जितने भी बेलन बनाओगे सबके लिए अक्षीय ही रहेगी। ठीक है, परंतु जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे, क्योंकि प्लस आवेश है, विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी, तो जैसे जैसे आप बाहर जाते जाओगे जो वोल्ट जो विभव है वो कम होता जाएगा। अब ये मैं सिर्फ उदाहरण के लिए ले रहा हूँ, 50, 40, 30। आप ये मत सोचना कि ये हर बार 10-10 की कम होंगे, ये उस पर डिपेंड करता है कि वो किस अनुपात में है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, उन सब चीजों पे डिपेंड करेगा वो। ठीक है, बट कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, विद्युत कम होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम प्लस आवेश की बात कर रहे हैं। और अगर वो आपसे पूछ ले कि रैखिक आवेश वितरण के लिए समविभव पृष्ठ क्या होगा, तो आप लिखोगे सअक्षीय खोखले बेलन, सअक्षीय खोखले बेलन। अब आप कहोगे सअक्षीय मतलब, तो ये एक ही अक्ष है, इसी अक्ष के चारों ओर ये बन रहा है, इसी अक्ष के चारों ओर ये बन रहा है। सकेंद्रीय नहीं बोल सकते इनको अपन, गोलों को तो सकेंद्रीय बोल सकते हैं कि उनका केंद्र समान है, पर बेलन में केंद्र समान नहीं होता, अक्ष समान होती है बच्चों, तो ये बनेंगे सअक्षीय खोखले बेलन। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा समविभव पृष्ठ का एक और उदाहरण है। एक छोटा सा क्वेश्चन कंपटीशन में आया हुआ है, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि द्विध्रुव जो होता है, द्विध्रुव जो होता है बच्चों, उसके लिए द्विध्रुव के लिए समविभव पृष्ठ कैसा होगा। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, यहां पे दीर्घवृत्त होगा, ये आप डायरेक्ट नोट कर लीजिए, लिख लीजिए आप कि किसी द्विध्रुव के लिए समविभव पृष्ठ क्या होगा, किसी द्विध्रुव के लिए समविभव पृष्ठ कैसा होगा, दीर्घवृत्त या अंडाकार भी बोल सकते हैं आप, जो एक्लिप्स होता है हमारा इस तरीके से। ठीक है, जैसे हमको पता है जो पृथ्वी होती है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्त में, वृत्त नहीं दीर्घवृत्त में क्या काटती है, चक्कर काटती है। बात आ गई समझ में। अब इसका एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा सारा है, क्योंकि इसमें जो विद्युत क्षेत्र होता है वो ऋणात्मक से धनात्मक निकलता है इस तरीके से, सॉरी धनात्मक से ऋणात्मक निकलता है।
और अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो अधिक होता है, बाहर कम होता है, पर आपको उतनी डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि द्विध्रुव के लिए समविभव पृष्ठ कैसा होगा, दीर्घवृत्त होगा। ठीक है, दीर्घवृत्त। तो ये तो बात हो गई समविभव पृष्ठ की और अलग अलग प्रकार के आवेशों के वितरण के लिए समविभव पृष्ठ कैसा होता है। अब हम बात करते हैं बच्चों की समविभव पृष्ठ के गुणधर्म क्या होते हैं, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे वो बोर्ड में पूछ सकता है। समविभव पृष्ठ के गुणधर्म लिखिए। तो जितनी भी चीजें अभी हमने देखी इन सभी को एक साथ हम किस में डाल देंगे, समविभव पृष्ठ के गुणधर्मों में डाल देंगे पॉइंट वाइज। ठीक है, और उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुणधर्म भी आएगा हमारे पास, जिसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण और एक प्रैक्टिकल वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो फिलहाल आप लोग जो है इसे नोट कर लीजिए अगर आप करना चाह रहे हैं तो, और उसके बाद अपन देखते हैं समविभव पृष्ठों के गुणधर्म क्या क्या होते हैं। तो बच्चों अब हम देख रहे हैं समविभव पृष्ठ के गुणधर्म, और उसमें सबसे पहला गुणधर्म आता है कि समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य जो विभव अंतर होता है वो शून्य होता है बच्चों। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे मान लीजिए कोई समविभव पृष्ठ है, मान लो ये समविभव पृष्ठ है, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है। तो मान लो एक बिंदु लिया मैंने ए, एक बिंदु लिया मैंने बी। अब मुझे पता है कि ए और बिंदु पे विभव अंतर समान है, तो दो बिंदुओं के मध्य अगर मैं विभव अंतर निकालूंगा तो वो 0 आएगा। अगर ये भी 40 वोल्ट है और ये भी 40 वोल्ट है और होगा तो ये समविभव पृष्ठ है, तो 40 में 40 जाएगा तो 0 बचेगा। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी यही कहती है कि समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य जो विभव अंतर होता है वह क्या होता है बच्चों, शून्य होता है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हमारा सेकंड पॉइंट। देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो ये है कि समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में विद्युत बल द्वारा अथवा विद्युत बल के विपरीत लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। कहने का मतलब क्या है इसमें, समविभव पृष्ठ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मान लो ये एक आपका समविभव पृष्ठ है, इसके एक बिंदु पे कोई आवेश रखा था, परीक्षण आवेश Q0, उसको आप A से B तक लेके गए, लेकिन समविभव पृष्ठ में ध्यान रखने वाली बात यह है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में विद्युत बल द्वारा अथवा विद्युत बल के विपरीत लगाए गए बल द्वारा, या तो विद्युत के बल के द्वारा स्वयं के द्वारा, या विद्युत बल के विपरीत अगर आप कोई बल लगा रहे हो तो उसके द्वारा जो भी किया गया कार्य होता है वो शून्य होता है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो आप भले यहां से यहां इसको ले गए हो, ठीक है, या मान लो यहां पे एक -q आवेश था, एक -q आवेश था जो इसको अपनी ओर खींच रहा है, तो ये विद्युत बल द्वारा ही तो बल लग रहा है, विद्युत बल द्वारा ही तो इसको खींचा जा रहा है। अगर इसको खींच रहा है तो कुछ ना कुछ कार्य होना चाहिए था, परंतु अगर समविभव पृष्ठ है तो वह कार्य कैसा माना जाता है बच्चों, 0 माना जाता है। या विद्युत बल की विपरीत दिशा में, कि जैसे मान लो यहां पे +q था तो ये इसको धकेलेगा इस ओर, पर आप इसको यहां ले गए तो विद्युत बल तो इस दिशा में कार्य कर रहा था, आपने बाह्य बल लगाया F एक्सटर्नल इस दिशा में, तो ये आपके द्वारा कार्य होगा, लेकिन हुआ किसके विपरीत, विद्युत बल के विपरीत। तो विद्युत बल के अगर विपरीत आपने कार्य कोई बल लगाया और आप इसको बिंदु को, इस आवेश को यहां से यहां ले गए, तो भी आपके द्वारा किया गया कार्य क्या माना जाएगा बच्चों, शून्य माना जाएगा। क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। बात आ रही है समझ में आप सभी को, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां पोटेंशियल डिफरेंस जो है VA माइनस VB या VB माइनस VA, वह क्या होगा, शून्य होगा। समझ में आ गई बात। अगर ये शून्य है तो आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला भी हमने निकाला था कि आपके द्वारा किया गया कार्य किसी आवेश को एक जगह से दूसरी, तो प्रति इकाई जो आवेश, प्रति एकांक आवेश जो आप कर रहे हैं, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 है, प्रति एकांक आवेश पे आप काम तो कर रहे हो, पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 है तो वर्क डन अपने आप ही क्या माना जाएगा, 0, क्योंकि Q इधर जाके क्या हो जाएगा, 0। और आपको बताया अभी अभी मैंने एक पॉइंट लिखवाया था कि समविभव पृष्ठ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 0। तो फॉर्मूला ये है पोटेंशियल डिफरेंस का, विभव अंतर का, किया गया कार्य प्रति एकांक आवेश। अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो Q 0 से गुणा होगा 0, और आपके द्वारा किया गया कार्य मान लो, या विद्युत क्षेत्र के द्वारा या विद्युत बल के द्वारा किया गया कार्य मान लो, दोनों ही क्या माने जाएंगे, 0। इस वजह से समविभव पृष्ठ किसी भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में विद्युत बल द्वारा अथवा विद्युत बल के विपरीत
लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, शून्य। ये तो विद्युत बल है, और विद्युत बल का विपरीत मतलब कौन सा बल, हमारे द्वारा मतलब बाह्य संसाधन द्वारा लगाया गया बल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो इसे आप नोट कर लीजिए, इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा गुणधर्म है वो ये कहता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के तल के लंबवत होती है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इस पॉइंट पे बेस्ड काफी चीजें हैं जो हम आगे सीखेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो सदैव समविभव पृष्ठ के तल के लंबवत होती है। मतलब ये कि अगर ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है तो आपका जो समविभव पृष्ठ बनेगा वो हमेशा इसके लंबवत होगा। मान लो ये आपका समविभव पृष्ठ है तो ये इसके लंबवत है। अगर इसको डिटेल में मैं समझूं तो मान लीजिए कि ये एक कॉपी है, ये मेरा तल है, समविभव पृष्ठ तल है, ये मेरे विद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो ये तल जो है इसके क्या होगा, लंबवत होगा। देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये यूं नहीं होगा। अगर इसी की दिशा में हुआ तो फिर वो समविभव पृष्ठ नहीं है, तो फिर वो समविभव पृष्ठ नहीं होगा। समविभव पृष्ठ हमेशा विद्युत क्षेत्र की किसमें होगा, दिशा के लंबवत होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ध्यान से समझ लेना। ये मेरा समविभव पृष्ठ मतलब इसके प्रत्येक बिंदु पे विभव क्या है, समान। इसके अंदर दो बिंदुओं के बीच विभव अंतर कितना रहेगा, हमेशा शून्य। और अगर इसकी बात करूं तो ये स्थित कहां होगा, ये हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत होगा। ये 90 डिग्री का है, मतलब विद्युत क्षेत्र इसमें से क्रॉस होते हुए निकल जाएगा, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं जो है, और इससे कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का। अगर ये यूं होता तो ये क्या होता, विद्युत क्षेत्र की दिशा में या विपरीत दिशा में, वो बात की बात है। बट हमें तो देखना ही नहीं है वो पॉइंट, हमें क्या देखना है कि ये इसके क्या होता है, लंबवत होता है। कौन, समविभव पृष्ठ, किसके, विद्युत क्षेत्र की दिशा के। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये। और इसी पॉइंट को आगे क्लियर करते हुए एक बहुत ही बढ़िया जो है, मैं आपको यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिखाने जा रहा हूँ, एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो जो कि फिजिक्स के महान प्रोफेसर वॉल्टर लुइस ने मस्केटन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देते हुए एक लेक्चर के दौरान जो है इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। तो वॉल्टर लुइस जो कि फिजिक्स के एक बहुत महान प्रोफेसर हैं, उन्होंने अमेरिका में स्थित मस्केटन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अपने एक लेक्चर के दौरान इस पर्टिकुलर इस एक्सपेरिमेंट को समझाया था, इस एक्सपेरिमेंट को किया था, जिससे कि आप ये कंसेप्ट समझ सको। ठीक है बच्चों, इस कंसेप्ट को समझाने के लिए उन्होंने ये चीज जो है, ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो आइए, आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वीडियो को देखना है, सिर्फ देखना है, आपको कुछ नहीं करना, उसको समझना है क्या हो रहा है। भाषा आपको समझ में नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसके बाद मैं आपको अपनी भाषा में उस वीडियो को समझाऊंगा, उससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। ये जो अब तक हम कहते आए हैं विद्युत क्षेत्र होता है, दिखता नहीं है, बात आ रही है समझ में, विद्युत क्षेत्र का प्रभाव, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र के इक्विपोटेंशियल सरफेस लंबवत होता है, ये सब चीजें मैं अभी आपको दिखाऊंगा अगले वीडियो में। अब जो वीडियो आने वाला है, अभी जो इस टॉपिक के बाद में वीडियो जो अभी आपको दिखाने वाला हूं, परंतु उससे पहले हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो हमारा नेक्स्ट गुणधर्म है, वो भी हमें कवर करना है। और इस गुणधर्म के बारे में थोड़ा सा इसका प्रूफ देख लेते हैं, एक्चुअल में है क्यों ये। तो देखिए, आपने असमान विद्युत क्षेत्र के लिए, असमान विद्युत क्षेत्र के लिए E का फॉर्मूला निकाला था माइनस E डॉट डी आर, सॉरी डेल्टा V का, या V माइनस VA का, या डेल्टा V भी कह सकता हूं मैं इसको, क्योंकि ये क्या है, विद्युत क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ उसका फॉर्मूला ये निकाला था हमने। हाँ, पिछले लेक्चर से, आपको पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था, ये फर्स्ट लेक्चर में E डॉट डी आर होता है। ठीक है बच्चों, अब समविभव पृष्ठ जो है उसमें ये क्या है, ये क्या है, ये है विभव अंतर। ये क्या है, डेल्टा V क्या है, विभव अंतर। और हम जानते हैं कि समविभव पृष्ठ है अगर, तो उसमें विभव अंतर क्या होता है, शून्य। अभी बताया मैंने, दो बिंदुओं के बीच में अंतर, विभव का अंतर क्या होगा, शून्य। तो डेल्टा V कितना होगा, शून्य। अब यहां डेल्टा V शून्य कब हो सकता है बच्चों, ये जीरो कब हो सकता है, जब ये जीरो हो। और ये जीरो कब हो सकता है, जब EDR cos थीटा, अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट खोलूं तो E डॉट डी आर क्या होगा, EDR cos थीटा। तो जब EDR cos थीटा में थीटा कितना हो, 90 डिग्री, थीटा कितना हो, 90 डिग्री। किस किस के मध्य का थीटा, E और DR के मध्य का थीटा। और DR किस पे स्थित होगा, पृष्ठ पर। तो मतलब पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र जो है, पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र जो है,
फिर बोल रहा हूं पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र जो है उनके मध्य कोण कितना होगा, 90 डिग्री, तो आपका विभव अंतर 0 होगा। इसलिए हम कहते हैं कि अगर समविभव पृष्ठ है, मतलब ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, ऐसा अगर पृष्ठ है तो जो समविभव पृष्ठ होगा वह विद्युत क्षेत्र के क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, उससे क्या होगा, लंबवत होगा। बात आ गई समझ में? तो यही हमारा अगला गुणधर्म कहता है, इंपॉर्टेंट गुणधर्म है ये। और एक गुणधर्म और देख लेते हैं हम, इसके बाद फिर मैं आपको वो एक्सपेरिमेंटल वीडियो दिखा देता हूं। तो देखिए बच्चों, हमारा लास्ट जो गुणधर्म है वो क्या कह रहा है कि किसी चालक की सतह जो होती है, कोई भी चालक हो, कोई भी चालक आप समझते हैं, ठीक है, जिसमें से आवेशों का मुक्त प्रवाह हो सकता है, तो कोई भी चालक होगा उसकी सतह सदैव कैसी होगी, समविभव पृष्ठ होती है, उसकी जो सतह होती है चारों तरफ की, ठीक, कोई भी चालक हो जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, साधारण शब्दों में कहूं तो। और किसी चालक का संपूर्ण आयतन एक समान विभव पर होता है। कोई भी चालक है, उसका जो पूरा का पूरा आयतन होता है, उसका जो पूरा का पूरा आयतन है वह कहां स्थित होता है, एक समान विभव पर होता है, मतलब उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता आयतन में भी, ठीक है, आयतन में भी डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब अंतर नहीं आएगा विभव का। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि चालक की सतह जो होती है वो भी क्या होती है, सदैव समविभव होती है। कोई भी चालक आप ले लो, वो हमेशा क्या होगा, समविभव की तरह कार्य करेगा, ठीक है। मतलब अगर किसी चालक को आप विद्युत क्षेत्र के लंबवत, किसी चालक को आप विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखोगे, ठीक है, तो उसमें विभव क्या रहेगा, हमेशा समान रहेगा और उसमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। अगर उसको आप पैरेलल रख दोगे तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा, ठीक है। तो इसी एक्सपेरिमेंट को, इसी चीज को समझते हुए अब जो है हम हमारा वो एक्सपेरिमेंटल वीडियो देखते हैं जो कि फिजिक्स के महान प्रोफेसर वॉल्टर लुईस ने अपने एक लेक्चर के दौरान जो है परफॉर्म किया था। Electric fields, that there would be a gigantic potential difference between here and there, provided I hold it radially. If I hold it like this, then the potential difference between here and there would be 0, of course. If I hold it tangentially, they would be both at the same electric potential. But when I hold them radially, you will see, perhaps, that this fluorescent tube will show a little bit of light. Once you see light, it means that electrons are moving through that gas. It means charge is moving. We haven't discussed currents yet, but that's what it means. A current is flowing. And this, I'll start the Venn diagram. And then if Marcos comes to make it completely dark when necessary, because the light is so little that we really have to make it completely dark, I will put on a glove for safety reasons, although I don't think it will do me much good. Okay, why don't you turn the lights off now? All the way off. Okay, I think you can see a glow. It's radially outwards now. And Marcos, can you give a little light? Okay, I will now go tangential. Can you turn the lights off? And now you see nothing, very little. And now I go radial again. And there you go. Now, if I'm crazy, if I were crazy, then I would touch the end of this tube with my finger, thereby allowing this current to go straight through my body to the earth, which may increase the light. Let me try that. So I'm going to touch this fluorescent tube on your right side. Every time I touch it, but that's not But you see, every time I touch it, I make it easier for the current to flow, and you see very clearly that it lights up. Now I want to do the same demonstration with a neon flash tube, and the neon flash. तो देखिए बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट में दरअसल हो क्या रहा है कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक वेन डायग्राफ जनरेटर है। ये एक वेन डायग्राफ जनरेटर है। इस वेन डायग्राफ जनरेटर को जब प्रोफेसर वॉल्टर लुईस ने विद्युत में किया तो इसका एक खुद का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। ये जो ऊपर गोला देख पा रहे हैं, ये एक धात्विक गोला है, एक चालक गोला है, और इस गोले पर क्या उत्पन्न हुआ बच्चों, विद्युत क्षेत्र। क्योंकि ये धन आवेशित होता है गोला, इस वजह से विद्युत क्षेत्र जो होगा इसका, वो इस तरीके से बाहर की ओर होगा बच्चों। किस तरफ होगा? बाहर की ओर होगा।
जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होगी वो बाहर की ओर होगी। तो जब प्रोफेसर ने ट्यूबलाइट को इस तरीके से पकड़ा, तो देखिए ट्यूबलाइट की दिशा भी यही थी और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही थी, तो दोनों एक दूसरे के क्या थे, समांतर थे। तो आपने क्या देखा कि जब ट्यूबलाइट को इस तरीके से पकड़ा तो ट्यूबलाइट में आपको रोशनी दिख रही थी, परंतु जब उन्होंने ट्यूबलाइट को इस विद्युत क्षेत्र के लंबवत पकड़ा तब उसमें कोई रोशनी नहीं दिख रही थी। जब ये देखिए इस प्रकार से जब इन्होंने जो है पकड़ा विद्युत क्षेत्र की इस ट्यूबलाइट को, तो देखिए अब जो दिशा है वो कैसी हो गई है, अब दिशा तो हो गई है यूं, या मैं कहूँ तो एक तरह से यूं पकड़ा है। तो इसमें और ट्यूबलाइट की दिशा में और विद्युत क्षेत्र में कोण कितने डिग्री का हो गया है, अब 90 डिग्री का हो गया है बच्चों। और पहले जब उन्होंने सीधी पकड़ी थी तो कोण कितने डिग्री का था दोनों के बीच बच्चों, आप कह सकते हैं 0 डिग्री का था, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समांतर थी। तो जब लंबवत पकड़ा है बच्चों, तो मैं क्या कह सकता हूं कि क्योंकि इन्होंने इसे लंबवत पकड़ा है तब विद्युत क्षेत्र की दिशा और ये जो चालक है, क्योंकि ट्यूबलाइट क्या है इस समय हमारा एक चालक, तो चालक की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है बच्चों, समान है। ठीक है, तो इस वजह से ये विद्युत में इस वजह से आप इसमें क्या देख पाए, प्रकाश देख पाए। परंतु जैसे ही ये इसके लंबवत होती है 90 डिग्री पे, जब प्रोफेसर इसको रखते हैं तो इसमें कोई प्रकाश नहीं दिखता है, क्योंकि बच्चों 90 डिग्री पर रखते ही देखिए ट्यूबलाइट क्या है, एक प्रकार से चालक ही है, क्योंकि उसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, क्योंकि उसमें आवेशों का प्रवाह, मुक्त प्रवाह होगा, उसकी जो गैस होती है फ्लोरेसेंट गैस उसके अंदर से, तो एक तरह से ये एक चालक की तरह काम करेगी। और अगर चालक है तो चालक के लिए अभी मैंने आपको गुणधर्म बताया था, आखिरी गुणधर्म की प्रत्येक चालक जो है वो किस प्रकार से कार्य करता है, समविभव पृष्ठ की तरह। पर कब, जब इस चालक को आप विद्युत क्षेत्र के कैसे रखोगे, लंबवत रखोगे। तो लंबवत रखने पर ये जो ट्यूबलाइट है किसकी तरह काम करती है, समविभव पृष्ठ की तरह। समविभव पृष्ठ का मतलब क्या है, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या है, समान। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होता है, और इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है तभी उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। हालांकि हमारा आगे का टॉपिक है, आगे के चैप्टर का, अगले चैप्टर का विद्युत धारा वाला, बट फिर भी थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। तो विद्युत धारा जो है वह कब प्रवाहित होगी, जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। लेकिन जब आप ट्यूबलाइट को लंबवत रखते हैं तो कोई विभव नहीं होता, क्योंकि यह क्या बन चुका है, समविभव पृष्ठ बन चुका है। और पोटेंशियल डिफरेंस जिसे मैं डेल्टा वी के द्वारा दर्शाता हूं, या विभव अंतर जिसे हम कहते हैं, वो अब यहाँ शून्य हो चुका है दोनों बिंदुओं के मध्य। डेल्टा वी जो है वो क्या हो चुका है बच्चों, शून्य हो चुका है। इस वजह से यहाँ कोई विभव अंतर उत्पन्न नहीं हुआ और इस वजह से ट्यूबलाइट में से प्रकाश नहीं जाएगा। अगर ट्यूबलाइट, क्योंकि विभव अंतर नहीं है तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होगा तो उसकी विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, और अगर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तो इसलिए हमें रोशनी नहीं दिखेगी। तो जब हमने इसे लंबवत रखा विद्युत क्षेत्र के, तब हमें कोई रोशनी नहीं दिखी, क्योंकि तब विद्युत जो ट्यूबलाइट है वह एक समविभव पृष्ठ की तरह कार्य कर रही थी। परंतु उसी ट्यूबलाइट को जब हमने लंबवत रखा तो हम उसमें प्रकाश देख पा रहे थे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आगे प्रोफेसर ने हमें क्या समझाने की कोशिश की है यहाँ पे। Here and there would be zero, of course. If I hold it tangentially, they would be both at the same electric potential. तो देखिए जब इस तरीके से समांतर रखा तो हमने प्रकाश देखा था, परंतु जब उसे घुमा के लंबवत रखा तो किसी प्रकार का कोई प्रकाश हमें देखने को नहीं मिला है बच्चों इसमें। तो देखिए बच्चों, जैसे ही प्रोफेसर ने इस ट्यूबलाइट को विद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में मतलब विद्युत क्षेत्र और ट्यूबलाइट के मध्य जो कोण है थीटा, मैं मान लेता हूँ 0 डिग्री है, और मान के लेता हूँ 0 डिग्री ही है वो कोण। ठीक है, थीटा 0 डिग्री है। तो यहाँ क्या होगा, ये जो ट्यूबलाइट है ये समविभव पृष्ठ की तरह काम नहीं करेगी, और इस समविभव पृष्ठ की तरह काम नहीं करेगी तो इसके प्रत्येक बिंदु पर, इस ट्यूबलाइट के प्रत्येक बिंदु पर विभव जो होगा वो समान नहीं होगा। और फिर क्या हो सकता है, किसी बिंदु पर विभव ज़्यादा होगा, किसी बिंदु पर विभव कम होगा, और इलेक्ट्रॉन जो है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जो है जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है A और एक बिंदु है B, तो अगर VA जो है वो VA जो है वह छोटा है VB से। ठीक है बच्चों,
अगर VA जो है वह छोटा है VB से, तो इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवाहित होगा, निम्न विभव से उच्च होगी, और विद्युत धारा उसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी। ठीक है बच्चों, जबकि जब प्रोफेसर इस ट्यूबलाइट को लंबवत रखते हैं, देखिए लंबवत, अभी पहले हम इस वाली स्थिति में देख लेते हैं। जैसे ही लाइट बंद हो रही है, ये देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ रोशनी हो रही है, क्योंकि इस समय ट्यूबलाइट जो है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही है, और आप देख पा रहे हैं कोई तार कनेक्ट नहीं किया गया है यहाँ पे, सिर्फ विद्युत क्षेत्र का प्रभाव दिख रहा है आपको। तो अब तक जो विद्युत क्षेत्र आप पढ़ते आए हैं ये उसका प्रभाव, और जैसे ही इन्होंने देखिए, जैसे ही प्रोफेसर ने इसे विद्युत क्षेत्र की लंबवत दिशा में रखा, देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा ये थी, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये थी, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये थी, और जो ट्यूबलाइट है वो इससे 90 डिग्री का कोण बना रही है विद्युत क्षेत्र से, क्योंकि अब वो लंबवत रख दी गई है। तो फिर इस स्थिति में आप देखेंगे कि किसी प्रकार की कोई रोशनी नहीं चलेगी। देखिए जैसी लाइट बंद हुई कोई रोशनी नहीं हो रही है यहाँ पे। अब क्यों नहीं हो रही है कोई भी रोशनी, जबकि समांतर रखने पर रोशनी क्यों देख पा रहे हैं? देखिए समांतर रखते ही आप रोशनी देख पा रहे हैं, लेकिन लंबवत रखने पर कोई रोशनी क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि बच्चों ये जो ट्यूबलाइट आप देख रहे हैं, ये जो ट्यूबलाइट आप देख रहे हैं, ये किसकी तरह काम कर रही है बच्चों? इस समय जैसे ही आप लंबवत रखते हैं, जब आप उसे लंबवत रखते हैं, अभी नहीं, जब आप लंबवत रखते हैं तो वो एक समविभव पृष्ठ की तरह काम करती है बच्चों। किसकी तरह काम करती है? समविभव पृष्ठ की तरह। क्योंकि देखिए ट्यूबलाइट भी एक चालक की तरह काम कर रही है। इसमें जो गैस है उसके जरिए, जो फ्लोरेंट गैस है उसके जरिए जो इलेक्ट्रॉन्स है या जो आवेश है वो मुक्त प्रवाह कर रहे हैं। तो ये एक समविभव पृष्ठ की तरह काम इसलिए कर रही है कि मैंने आपको लास्ट जो गुणधर्म बताया था वो यही बताया था कि प्रत्येक चालक एक समविभव पृष्ठ होता है अगर उसे विद्युत क्षेत्र की किस दिशा में रख दिया जाए? लंबवत दिशा में। तो ये समविभव पृष्ठ की तरह काम करेगी। अब समविभव पृष्ठ का मतलब है इसके प्रत्येक बिंदु पर जितने भी बिंदु होंगे इसके पृष्ठ पर, इस ट्यूबलाइट के पृष्ठ पर, उन सभी पे विभव क्या होगा? समान। सभी पे विभव V होगा मान लीजिए। तो विभव अंतर जो होगा डेल्टा V, या A बिंदु है और B बिंदु है, तो VA माइनस VB क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे शून्य हो जाएगा। और जब VA माइनस VB शून्य हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होता है। परंतु जब विभव अंतर है ही नहीं तो कोई भी निम्न विभव भी नहीं है, कोई भी उच्च विभव भी नहीं है, सभी जगह विभव क्या है? समान। ये सब स्थिति कब बता रहे हैं हम? जब थीटा कितना है? 90 डिग्री। मतलब ट्यूबलाइट को विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। तो ये समविभव पृष्ठ की तरह कार्य करेगी और कोई विभव अंतर पैदा नहीं होगा, जिसकी वजह से कोई इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होगा। और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होगा तो हम यहाँ क्या देख पाएंगे कि विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होने के कारण कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, और जो है ट्यूबलाइट में किसी प्रकार की कोई रोशनी नहीं जलती है, और लंबवत रखने पर ये रोशनी जलती है। तो प्रोफेसर वॉल्टर लुइस के द्वारा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका में एक लेक्चर के दौरान इस एक्सपेरिमेंट को समझाया गया था, इसी कंसेप्ट को समझाने के लिए। ये देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ही क्या होता है? समविभव पृष्ठ। ठीक है बच्चों, तो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसे समझाया गया था। हालांकि इस तरह की फैसिलिटी जो है क्लास में मैं मानता हूँ इंडिया में तो कम से कम अवेलेबल नहीं रहती है, भले ही वो टॉप इंस्टीट्यूट ही क्यों ना हो, IIT ही क्यों ना हो, क्लास में तो फिर इस प्रकार का कोई भी एक्सपेरिमेंट करना संभव नहीं हो पाता है। विदेशों में ऐसा संभव हो पाता है, पर हमें जहाँ से भी जो नॉलेज मिल सकती है वो हमें लेनी चाहिए। और मैं समझ सकता हूँ कि अब तक आपने जो विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा था उसका प्रैक्टिकल भी आपने देख लिया कि बिना कोई तार कनेक्ट किए भी, बिना किसी होल्डर में लगाए भी, सिर्फ विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में आने पर अगर ट्यूबलाइट को उस विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा जाए तो उसमें आप रोशनी देख सकते हैं। रोशनी हालांकि इतनी ज़्यादा नहीं थी, इस वजह से पूरा अंधेरा करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र बन रहा है उसकी तीव्रता इतनी अधिक नहीं होती है वैन डे ग्राफ जनरेटर में। और वैन डे ग्राफ जनरेटर क्या होता है ये आपको सर्च करना है, VANDEGRAPH, वैन डे ग्राफ जनरेटर। ये आपको सर्च करना है यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा वीडियो आराम से, और उस पर आप देखिए कि वैन डे ग्राफ जनरेटर किस प्रकार से काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम क्लास को यहीं समाप्त करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे, इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, धन्यवाद।